हल्ला बंद करो। देखो राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया पढ़ा दिए थे। राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया में ऐसे पढ़ा दे बेटा कि अनुच्छेद 61 में किसका विवरण है? महाभियोग। महाभियोग यही है ना बेटा? महाभियोग का विवरण अनुच्छेद 61 में। अच्छा सुन, ये भी बताए थे बाबू कि राष्ट्रपति पे महाभियोग तभी लग सकता है, उस पे महाभियोग लगने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, जब वह संविधान का अतिक्रमण करे। अच्छा, संविधान के अतिक्रमण का विवरण अनुच्छेद 61A, अनुच्छेद 61A। दूसरा, जब वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में सक्षम ना हो। यही दो आधारों पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है। बता दिए थे। इसमें क्या बताए थे कि महाभियोग में शामिल होने वाले सदस्य संसद के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा के निर्वाचित, लोकसभा के मनोनीत, राज्यसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के मनोनीत, परंतु विधानसभा के निर्वाचित सदस्य महाभियोग में शामिल नहीं होते, और न ही विधानसभा के मनोनीत सदस्य, न विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य और न ही मनोनीत सदस्य। महाभियोग में सिर्फ दो ही लोग शामिल होते हैं, संसद, दोनों संसद के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत। पूछता है कल सब पैक कल ही हो जाएगा। अभी समझ नहीं रही हूँ ना, नहीं समझ रही हूँ कि क्या क्या समझा रहे हैं, ठीक ना? कल जब देंगे सेट में क्वेश्चन ही सब कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य महाभियोग में शामिल नहीं होता है, उसके बाद पता चलेगा कौन मारे कौन नहीं मारे। समझ में आ जाएगा, घबरा मत। समझा तो तुरंत देंगे, कल से समझाए आज ही देते, आज ही समझा देते, ठीक ना? अब कल से रुको, समझाते हैं कल से। देख, महाभियोग तो बता दिए थे। महाभियोग के बाद पढ़ना है राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार की शक्तियां। अब देखो राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की शक्तियां होती है, समझो, ध्यान लिखवा दिए बाबू। राष्ट्रपति के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां। देखो राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं वह कितने तरह की होती है। सबसे पहला शक्ति होती है कार्यपालिका शक्ति। क्या होती है? कार्यपालिका। दूसरा क्या होता है बाबू? विधायी को कानूनी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कानूनी। विधायी को क्या बोला जाता है? कानूनी। और तीसरा क्या है बेटा? न्यायिक। क्या है? न्यायिक। ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका वित्तीय। पांचवा हो जाएगा बेटा राजनैतिक। छठा हो जाएगा सैन्य। सातवां आपात। और आठवां हो जाएगा अवशिष्ट। क्या हो जाएगा? ठीक है। देखो ए बाबू, देख, राष्ट्रपति के पास 8 प्रकार की शक्तियां होती हैं। क्या समझना? टीचर लोग खाली आपातकालीन, सैन्य और वित्तीय पढ़ा के निकल जाएगा। वनडे वाला जो टीचर होता है, हाँ, थोड़ा बहुत आपातकालीन सबसे पहले पढ़ाएगा। आपातकालीन देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपातकालीन है। और सैन्य में तो बस एक ही चीज है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रमुख होता है। बस सैन्य अधिकार खत्म राष्ट्रपति का, सैन्य शक्ति राष्ट्रपति का खत्म। वित्तीय में थोड़ा बहुत बता देगा। जब वित्तीय आपात लगती है तो घोषणा राष्ट्रपति करता है। वित्तीय आपात में शुरू में लगता है तो सिर्फ 2 महीने के लिए लगता है, उसके बाद संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है। ये सब करके बता के खत्म कर देगा। ये सब उड़ा देगा, न्यायिक उड़ा देगा, विधायी उड़ा देगा, ये उड़ा देगा, ये उड़ा देगा, ये सब उड़ा देगा। ठीक है ना? 8 कहाँ तक लिखवा दिया तुमको? न्यायिक लिखवा रहा है ना? तो हम कार्यपालिका, कानूनी और न्यायिक आज तीनों समझा देते हैं। ठीक है ना? देखो पहला राष्ट्रपति पास कितने प्रकार की शक्तियां? 8। कितना? 8। कितना? 8। कितना? 8। पहला कार्यपालिका, पहला कार्यपालिका, दूसरा कानूनी, दूसरा कानूनी, दूसरा कानूनी, तीसरा न्यायिक, तीसरा न्यायिक, चौथा राजनीतिक, चौथा राजनीतिक, पांचवा आपातकालीन, पांचवा आपातकालीन, छठा वित्तीय, छठा वित्तीय, सातवां सैन्य, सातवां सैन्य, आठवां अवशिष्ट। क्वेश्चन नंबर ऐसे दे देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती है? अगर 8 जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो फंस गए। क्वेश्चन देंगे, यही क्वेश्चन देंगे, चिंता मत करो। अभी तो सेट जो बना रहे हैं ना वो थोड़ा इजी बना रहे हैं कि तुम इरिटेट मत हो उस सेट से। और जैसे लेवल ऊपर जाएगा ना, इतना हार्ड सेट करेंगे ना कि तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। समझ में ना? यही क्वेश्चन बनाएंगे। तो कितने प्रकार की शक्तियां? 8। कितना? 8। याद होगा ना? पहला हम लोग चलते हैं कार्यपालिका, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। ठीक ना? अब देखिए राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में क्या क्या होता है, थोड़ा ध्यान दूंगा। सिर्फ पॉइंट वाइज याद रखना, ठीक है बेटा? ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना। जिसे पॉइंट वाइज लिखवाए है ना
उसी तरह से पॉइंट वाइज याद रखना, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। देखो राष्ट्रपति की कार्यपालिका ठीक है ना। देखो इसमें पहला पॉइंट याद रखना, कार्यपालिका से पहला अरे देखो राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, इसलिए राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति इसलिए होती है, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, इसलिए निहित होती है क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है। क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है ना। क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है ना। राष्ट्रपति राष्ट्र का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है। इसीलिए राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। हम लिखवाए भी थे अनुच्छेद कितना, राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 53। राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। किसमें होती है, राष्ट्रपति में। यह कहाँ विवरण, अनुच्छेद 53 में। तो राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में इसलिए निहित होती है क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, इसीलिए राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अच्छा, राष्ट्र कार्यपालिका शक्ति कहने का मतलब क्या हुआ, देखो मान लो भारत का किसी दूसरे देश के साथ व्यापार होना, ठीक है ना, या किसी दूसरे देश का भारत के साथ व्यापार होना, मतलब भारत के साथ किसी भी प्रकार की कोई संधि होना, समझौता होना, व्यापार होना, या कोई भी भारत में काम होना, या भारत के बाहर या भारत के अंदर, वह सारा काम किसके नाम से होता है, महामहिम के नाम से। करने वाले भले ही प्रधानमंत्री हो, पर नाम किसका रहता है, राष्ट्रपति का। जितना भी कार्य हो रहा है भारत में, वह भारत के अंदर हो रहा है या भारत के बाहर हो रहा है, वह कार्य किसके नाम पे होगा, राष्ट्रपति के नाम। कार्यपालिका शक्ति के सबसे पहला पॉइंट, राष्ट्रपति राष्ट्र का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, ठीक है ना। कार्यपालिका शक्ति का दूसरा पॉइंट, कोई भी कार्य हो वह किसके नाम पे होता है, राष्ट्रपति के नाम पर। कोई भी किसी भी तरह का काम हो वह किसके नाम पे होता है, राष्ट्रपति के नाम पर। आए समझो ना, कोई मान लो देश के अंदर काम हो रहा है, देश के बाहर काम हो रहा है, किसी देश से संधि हुआ, किसी देश से समझौता हुआ, तो वो आइदर वह व्यापारिक समझौता हो या सैन्य समझौता हो, आ समझना, या किसी भी तरह का कोई भी विवाद हो, या किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो, वह किसके नाम पे होगा, राष्ट्रपति के नाम पे। आ समझना, अर्थात कार्यपालिका की सारी कार्य किसके नाम पे होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे। यह कार्यपालिका शक्ति का दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो कार्यपालिका शक्ति का तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति के पास शक्ति तो होता है बेटा, बट राष्ट्रपति अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्री परिषद के सलाह से ही कोई काम करेगा। यह कब जोड़ दिया गया था, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976, ठीक ना। और इसका विवरण जानते हो कहाँ दिया गया है, इसका विवरण दिया गया है बेटा अनुच्छेद कितना लिखवाए थे, आर्टिकल 74 का ए, ठीक ना। आर्टिकल 74 का ए कहता है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे वह या तो प्रधानमंत्री के सलाह पे करेंगे या प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल के दिए गए सलाह से करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट हमको इसमें बता, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल से राष्ट्रपति सलाह उनके सलाह से कार्य करते हैं, इसका विवरण अनुच्छेद 74 ए में। अच्छा, इसको कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976, विवरण 74 ए। अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद द्वारा बांध के रख दिया गया है, तो कौन सा अनुच्छेद, 74 ए। मान लो तुम्हारे पास पूरा गाड़ी दे दिए, तुम्हारे पास दे दिए फरारी दे दिए, तवेरा दे दिए, स्कॉर्पियो दे दिए, डिजायर दे दिए, मर्सिडीज बेंज दे दिए, पूरा 15-20 गाड़ी तुम्हारे पास हम दे दिए, सब तुम्हारा, सब गाड़ी तुम्हारा। पर एक ठो हम कंट्राडिक्शन लगा दिए, पता है क्या, अगर तुम इस गाड़ी पे चलना चाहते हो तो इजाजत किसकी लेनी पड़ेगी, मेरी या मेरी पत्नी की। आ समझो ना, अगर तुम ठीक है, हंसो मत, नहीं है आ जाएगी तो हो सकता है आ जाएगी तो, ठीक ना। तो तुमको हम एक अनुच्छेद से बांध दिए कि नहीं बांध दिए, तुम्हारे पास पूरा दे दिए गाड़ी, पूरा एकदम डुकाती दे दिए, जो बाइक फॉर्च्यूनर, तवेरा, मर्सिडीज जो है सब दे दिए, महंगा गाड़ी, ठीक है ना। पर कहे कि तुमको सब गाड़ी तुम्हारी है,
पर जब भी तुम चढ़ना चाहते हो, जब भी इसको लेकर बाहर निकलना चाहते हो, तो उस दिशा में, उस दशा में या तो तुझे मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी या मेरी पत्नी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 74 बन गया कि नहीं बन गया? आपके पास सारा आजादी है, पर तभी आप आजादी का प्रयोग कर सकते जब प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद कहेगा तब, या जो देगा वही आप बोलिएगा। यहां तक है कि जो भी चीज लिख के देता है वही चीज राष्ट्रपति बोलते हैं। अगर मंत्रिपरिषद लिख के दे देना कि भारत की चौहदी बदल गई, भारत आज सुबह से कराची तक भारत की सीमा हो गई, तो राष्ट्रपति आके मीडिया में अनाउंस कर देंगे राष्ट्रपति भवन में, मेरे प्यारे देशवासियों, आज सुबह 8 बजे से भारत की सीमा कराची तक की जाती है। भारत की सीमा कहाँ है? कराची तक, ठीक है ना? नहीं, कराची तक नहीं, हमारी सीमा जानते हो कहाँ भागना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में भागना चाहिए। अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ोगे ना, देखो समझो, हला मत करो। एक होता है फॉरेन रिलेशनशिप। फॉरेन रिलेशनशिप मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उसमें आप पढ़िएगा, कमीशन वालों को पढ़ना होता है, जो बीपीएससी की तैयारी करते हो सब लोग पढ़ते हैं, यूपीएससी वाले। उसमें आप पढ़िएगा ना तो एक चीज़ देखिएगा कि हमारे लिए पाकिस्तान खतरा नहीं है, ना कभी खतरा था, ना खतरा है, ना कभी खतरा होगा, कतई नहीं होगा। और इससे मेरा विवाद सुलझेगा भी नहीं, कभी नहीं सुलझेगा। क्यों? क्योंकि दोनों देशों की जो राजनीतिक रोटियां हैं ना, एक दूसरे के मुद्दे पे सेकी जाती है। भारत की जो राजनीतिक रोटी है वो पाकिस्तान के नाम पे सेकी जाती है, और पाकिस्तान के जो नेता होते हैं वो भारत के नाम पे सेकते हैं। ऐसा समझो, भारतीय लोग जानबूझ करके पाकिस्तान का विवाद उठाते हैं भारत में, क्योंकि भारत में एक अच्छा खासा मुस्लिम बहुल वर्ग पड़ जाता है, अच्छी खासी वोट बैंक हो जाती है उसकी। तो एक विशेष पार्टी यह मानती है कि हमको मुसलमान लोग वोट नहीं देता है, तो वह चाहती है कि हम हिंदुओं को अपने पाले में रखें, ठीक ना? अभी देखो नया मुद्दा आ गया। भारत से इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो कतर के फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर में गया था। वह व्यक्ति थे कौन? शाहरुख खान प्लस दीपिका पादुकोण। अगर दीपिका पादुकोण को बुलाया नहीं गया था, दीपिका पादुकोण सिर्फ शाहरुख खान की वजह से गई थी, ठीक है ना? ताकि इनका एक फिल्म आने वाला पठान, उनका प्रमोशन भी हो गया। अगर आप इतना ही विश्व में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति में गिने जाते थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो आपको क्यों नहीं बुला लिया गया? आपको भी फीफा में इन्वाइट किया जाता तब ना जानते क्या बहुत शक्तिशाली आदमी है। इमैनुअल मैक्रोन आया थे, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उनको बुलाया गया था, ठीक है ना? फीफा अपने आप में एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो फुटबॉल का विश्व कप ऑर्गेनाइज करती है। बहुत मानते हैं भारत को बहुत विश्व का शक्तिशाली आदमी है, बहुत शक्तिशाली आदमी है। क्यों नहीं आपको फीफा वर्ल्ड कप में बुलाया गया? एक अदना सा कलाकार को बुलाया गया, शाहरुख खान को, तो कहीं ना कहीं आपसे कहीं उससे ज़्यादा प्रतिष्ठा है पूरे विश्व में, तभी तो उसको बुलाया गया है। किसी भी व्यक्ति को इतना तंग मत करो यार कि वह किसी चीज़ को बोलने पे आतुर हो जाए, ठीक ना? अरे यार तुम ओहदा देखो, तुम मुख्यमंत्री हो किसी राज्य के, आगे फ्यूचर में जाकर प्रधानमंत्री बनोगे, तुम्हारा यही काम बच गया यार कि तुम एक कलाकार के फिल्म का विरोध करो, तुम्हारा और कोई काम नहीं बचा है। देश में इतनी बेरोजगारी, उस पर ध्यान दो ना यार। देश में इतनी हंगर इंडेक्स मतलब भूखमरी की आफत आने वाली, उस पर ध्यान दो ना यार। तुम्हारा ये सब काम बच गया कि छोटा मोटा कलाकार का मतलब हम फिल्म विरोध करें। हिंदू हो तो फिल्म, हम हिंदू नहीं है तब हम नहीं हिंदू है, तुम हमको सर्टिफिकेट दोगे हिंदू होने का? हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं चाहिए कि हम हिंदू नहीं है, हम भारतीय नहीं है, ये सब हमें नहीं चाहिए। अजीब अजीब बात हो जाता है। देखो उसको फीफा वर्ल्ड कप में बुलाया गया प्रमोशन करने के लिए, वो गया बंदा वहां पे प्रमोट किया फीफा वर्ल्ड कप को, स्पीच दिया। सोचो उसकी कितनी बड़ी ओहदा है। नहीं गौर करिए, क्यों नहीं भारत में एक से अंबानी भी है, अडानी भी है, टाटा है, बिरला है, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति है ना, उनको क्यों नहीं फीफा वाले बुलाए? क्यों नहीं बुलाया? ये सब तो चाहे तो ऐसा 10 शाहरुख खान खरीद सकता है, क्यों नहीं बुलाया फीफा वाला? सोचने की बात है, क्यों नहीं बुलाया? उसी को क्यों बुलाया? कहीं ना कहीं तुमसे ज्यादा प्रतिष्ठा है ना उसकी बाहर में, तभी तो उसको बुलाया गया। और उसको तंग करने के लिए उसके बच्चे को 25 ग्राम ड्रग्स रख के फंसाते हो यार। बताओ, बोला गया कि 5 ग्राम या 10 ग्राम ड्रग्स था वो आर्यन के पास। अब बताओ, गुजरात के एक पोर्ट था, कौन सा पोर्ट था देखो, नाम भूल गया मुझका। उस पोर्ट पे ससुरा 25,000 किलो मिला था ड्रग्स। वो पोर्ट अडानी का है। 25,000 केजी ड्रग्स मिला था उस पोर्ट पे। आज तक पता नहीं चला वो ड्रग्स कहाँ से आया, वो ड्रग्स पकड़ा के गया कहाँ। अब 10 ग्राम ड्रग्स के लिए एक छोटा सा बच्चा को तुम 25 दिन तक जेल में डाल के रख दिया, जो कि उसके पास से मिला भी नहीं था। मिला भी नहीं था उस बच्चे के पास से, मिला था किसी और के पास से। बताओ, अजीब देश हो गया यार, अजीब हम लोग अलग रास्ते पे चल दिए।
वही है राष्ट्रपति का हाल, ठीक ना। ये राष्ट्रपति अपने मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री परस मंत्री परिषद आर्टिकल 74 का ए कब संशोधन हुआ था? 1973। 3 पॉइंट याद रखिएगा। कार्यपालिका शक्ति में पहला पॉइंट, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष। कोई भी काम किसके नाम पे? राष्ट्रपति। भारत के अंदर या भारत के बाहर युद्ध की संधि या युद्ध का समझौता या किसी से युद्ध करना हो, अगर कहीं एटम बम मारना हो, बीजिंग में एटम बम फोड़ना, जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेंगे तब तक एटम बम नहीं फूटेगा। समझे ना। मान लो तवांग में एटम बम मारना हो तो बड़ी तवांग में तंग कर रहा है अरुणाचल किसान, अरुणाचल प्रदेश में उस तंग कर रहा है चीनी सेना, अब वहां पे हमला करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति बोलेंगे तभी जाकर वहां पे हमला होगा। समझे ना, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो कोई भी काम चाहे भारत के अंदर या भारत के बाहर किसके नाम पे? राष्ट्रपति। किसके नाम पे? राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति किसके सलाह के लिए मजबूर है? प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री प्लस मंत्री। अनुच्छेद 74 ए संशोधन 1976। कार्यपालिका शक्ति में इतना याद हो गया। अब देखो कार्यपालिका शक्ति में अगला क्या है? प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति जो मंत्री परिषद की गठन करते हैं ना बेटा, वह किसके सलाह से करते हैं? पीएम के सलाह से। किसके सलाह से? पीएम के सलाह से, ठीक ना। इस मंत्री परिषद में कुछ मंत्रियों को मिलाकर के एक काउंसिल बनाया जाता है, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हिंदी में बोलते हैं मंत्री परिषद, ठीक ना। इस मंत्री परिषद की गठन जो राष्ट्रपति करते हैं, वह किसके सलाह से करते हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जिसको बोलेंगे राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि मंत्री परिषद की गठन राष्ट्रपति किससे सलाह से करते हैं? प्रधानमंत्री। किससे सलाह से? प्रधानमंत्री। या मंत्री परिषद की गठन प्रधानमंत्री की सलाह से कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। 2 क्वेश्चन हो गया ना। मंत्री परिषद की गठन राष्ट्रपति किसके सलाह से करता है? किसका? प्रधानमंत्री। या दूसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। देखो क्वेश्चन निकालने का तरीका, डेवलप करो अपने आप को। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गया ना। पढ़ना कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, आएगा तुरंत अभी सेट में दे रहे हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, हालांकि प्रधानमंत्री भी हम बता सकते हैं, पर यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे भी समझा देंगे, प्रधानमंत्री में भी समझा देंगे। तो 2 बार समझा देंगे तो आपके लिए आसान पड़ जाएगा। देखो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। अगर कोई भी व्यक्ति, देखो सबसे पहले देखो प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। याद रखना, प्रधानमंत्री भारत में क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, सिलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं। कैसे सिलेक्टेड होते हैं समझो। प्रधानमंत्री कौन होता है? चुनाव किसका होता है? लोकसभा सदस्य। किसका होता है? लोकसभा किसका चुनाव होता है? लोकसभा, ठीक है। अच्छा, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी? 500, ठीक है ना। बहुमत के लिए कितने सदस्य चाहिए? 243, ठीक है। बहुमत के लिए चाहिए 243, ठीक ना। कोई दिक्कत? मतलब इतना सीट आ गया तो आप सरकार बना मुख्यतः अभी केंद्र में कितनी पार्टियां हैं? 2, बीजेपी और कांग्रेस, यही ना मुख्यतः है। इनका जो ई कहलाता है, क्या बोला जाता है? गठबंधन। बीजेपी का गठबंधन कराता है एनडीए। क्या कराता है? एनडीए। और इनका गठबंधन कराता है यूपीए। देखिए ध्यान से समझना। अरे बच्ची इधर देख, कहाँ देख रही है? इधर देख, चल इधर इधर आ देख। एक तो नन्हे वो बढ़ जाती है पीछे, वो आगे बैठल का हाइट क्या अनुसार बैठा करो, जो लंबी है वो पीछे, जो छोटी है देखो लोग कितने लोकसभा सदस्यों का अभी 545 हो रहा है, ठीक ना। तो 545 में से कितना सीट चाहिए? 242 या 43 चाहिए आपको सरकार बनाने की। मुख्यतः भी केंद्र में कितनी पार्टियां? 2, एनडीए और यूपीए। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेट अलायंस, मतलब वह पार्टियां जो बीजेपी के साथ गठबंधन करती हैं और सरकार में शामिल होती है, उसको कहा जाता है एनडीए। यूपीए का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब वह पार्टियां जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके केंद्र में सरकार बनाती है, उसको कहा जाता है यूपीए की सरकार। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो 545 सदस्य हैं बेटा, या सॉरी ये जो 243 सदस्य हैं जो चुन के गए हैं, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे अभी बीजेपी के पास 309 या 310 है अभी तत्काल, यही ना 308, 9 या 10 है।
तो ये जो 243 43 सदस्य हैं, यह लोकसभा में अपना एक नेता चुनेगा। क्या चुनेगा? नेता। मतलब मान लो तुम लोग सब संसद हो, सब जीत के आए हो, हम लोग का एक पार्टी है, पार्टी का नाम है भारतीय विकास पार्टी, ठीक ना। अब तुम सब जीत के आए हो, तुम्हारी संख्या है 243। अब तुम लोग में या तो सर्वसम्मति से हमको नेता मान लियो कि मेरे नेता सर रहेंगे, प्रधानमंत्री यही बनेंगे, या हो सकता है कि कोई व्यक्ति मेरा विरोध कर दिया कि नहीं यही काहे बनेंगे, हम भी प्रधानमंत्री के रेस में हैं, तुम लोग चुनो। अब जो चुनोगे, जिसको चुनोगे वही बनेगा। आमतौर पे ऐसा भारत में कभी हुआ नहीं है। जैसे बीजेपी मोदी के विरोध में कोई खड़ा हो सकता है? बीजेपी में कोई खड़ा नहीं। अगर खड़ा हो गया मोदी के विरोध में अंदर पार्टी में ना, देखो नितिन गडकरी 2-4 को बात क्या बोल दी उसके खिलाफ कि संसदीय वोट से हटाइए दिया, वो हटा दिया कि नहीं हटा दिया। तो भारत में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वोटिंग का मामला है, पहले ही क्लियर आता है कि मेरी पार्टी की तरफ से यदि मेरी पार्टी सत्ता में आई तो मेरा प्रधानमंत्री यह बनेगा। लेकिन हालांकि ऐसा चाहिए नहीं, वहां पे अधिकार इनको देना चाहिए, चुन करके गए हैं, इनको अधिकार मिलना चाहिए कि यह आपस में मिल करके प्रधानमंत्री को चुने। पर यहाँ तो पहले ही अनाउंस रहता है, आपकी मर्जी का कोई वहां पे मायने नहीं है ना। मान लीजिए डेमोक्रेटिक वे से कब होता है? जब इनकी मर्जी शामिल होती है प्रधानमंत्री को चुनने में। इनकी मर्जी शामिल है नहीं है? पहले ही बीजेपी घोषणा कर रखी है कि मेरा प्रधानमंत्री कौन होगा? मोदी। कांग्रेस घोषणा करती है मेरा प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल। तो दोनों पार्टियां इनका सम्मान नहीं कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र की कमी है यहाँ पे, है कि नहीं कमी? ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह कहा जाता है कि जो लोकसभा के सदस्य चुन करके लोकसभा में जाते हैं, वह पहली बैठक में सर्वसम्मति से या चुनाव करके किसी व्यक्ति को अपने सदस्यों के बीच से चुनते हैं, वह मेरा प्रधानमंत्री होगा। सुनो, अपने सदस्यों को चुनते हैं, ध्यान देना। मतलब जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाला है उससे भी लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। जरूरी है कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन अगर वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य नहीं हुआ तब तो फिर राज्यसभा का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? राज्यसभा। अगर वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते समय ना लोकसभा का सदस्य होना राज्यसभा का हो, तब परिस्थिति तो आती है ना। परिस्थिति आ रही कि नहीं आ रही है? ये समझ में आ गया ना? लोग देखो, प्रधानमंत्री क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, देखो प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त किए जाते हैं? सबसे पहले लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। कितने सदस्यों का चुनाव होता है? कितना जितना होता है? 343 सॉरी 242 से 243 जितना होता है। ऐसा ना, इसका रहता है बहुमत दल। क्या कहता है? बहुमत दल। या तो बीजेपी जीतेगी या तो कांग्रेस। खांसी हो गया, चला, या तो कांग्रेस जीतेगी, ठीक ना। यहाँ पे होता है कि यह सदस्य चुनते अपना प्रधानमंत्री, पर ऐसा भारत में होता नहीं है। बीजेपी ऑलरेडी घोषित कर रखी कि मेरा पीएम कैंडिडेट कौन है? मोदी। और कांग्रेस घोषित मेरा पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रजातंत्र की कमी दिखती है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति पे आते हैं। किसकी नियुक्ति पे? प्रधानमंत्री के नियुक्ति पे। यहाँ तक समझ में आया ना आपको? यहाँ के बाद देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, ध्यान से समझना बाबू, ठीक है। एक क्वेश्चन माइंड में रखना है। इस क्वेश्चन को माइंड में रखने का बस एक ही तरीका है कि जितनी बार हो सके वीडियो देखना यूट्यूब पे जाकर के, जितनी बार हो सके, ताकि सोचोगे ना कि एक बार हम समझ जाएंगे। ये संभव नहीं बेटा, पॉलिटी है, हिस्ट्री नहीं है बेटा कि एक बार याद कर लिया ना तो दिमाग में बना रहेगा, ऑप्शन आएगा तो मार देंगे, फंसा देगा पॉलिटी, ठीक है ना। अब देखो पीएम बनने के लिए क्या चाहिए बेटा? या तो तुमको देखो, ये हो गया सदन, क्या हो गया? संसद। संसद में ये हो गया राज्यसभा, क्या हो गया? ये हो गया लोकसभा। तो पीएम बनने के लिए या तो आपको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या आपको राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। या तो आप इसका सदस्य रहिए या आप इसका सदस्य रहिए। बात समझ रहे बाबू? अगर आप भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं तो नियुक्ति के समय पर या तो आपको लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। मोदी कहाँ से लोकसभा का सीट जीतता है? वाराणसी। कहाँ से? वाराणसी। समझे ना। और राहुल गांधी आ जाए, राहुल गांधी कहाँ से भी लड़ रहे हैं? वायनाड। कहाँ से? वायनाड। वायनाड कहाँ पे? केरल में। कहाँ पे? केरल में है, ठीक ना। पहले यूपी से लड़ते थे, रायबरेली, ठीक ना। तो इनको जीत गई है जो है ना, अरे मोटे मोटे महिला नहीं है बीजेपी की, क्या नाम है उसका? स्मृति ईरानी। पहले खूब भाषण देती थी, अब खाली चापलूसी करके मंत्री बन गई है, ठीक ना। उसके पास कोई नॉलेज वूलेज नहीं है, खाली चापलूसी करके मंत्री बन गई है, समझे। उसके बारे में जानोगे ना तो तुम थूकने लगोगे उस पर। महिला होकर के वो अपने दोस्त की, उसी मान लो 2 महिलाएं दोस्त होती है ना, तो उसकी जो सबसे अच्छी महिला थी ना दोस्त, उसके पति से शादी कर ली है। हाँ, अब अपने दोस्त की पति से शादी कर ली है, बात है ना। हाँ, जो पैसा वाला था, जुबिन ईरानी था, वो पैसा वाला था, उसी से शादी कर ली, मतलब दोस्ती में दगा कर दी।
अब बताओ वो हमारी मंत्री बनी तो वो हमारे साथ क्या है? जो अपने दोस्त की बीजेपी में इसलिए लोग है जो ससुरा अपने बीबी का सगा नहीं वो देश का क्या सगा, जो अपने दोस्त की सगा नहीं वो देश का सगा। समझ रहे हो ना, थोड़ा सा गौर करना। ये अपने हमारे महामहिम प्रधानमंत्री अपने बीबी को छोड़ दिए, बोले शादी के बाद इनको ख्याल आया कि हमको देश का सेवा करना। शादी के बाद क्या ख्याल था? अभी मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरे मन में कुछ ख्याल आया होगा ना। अगर हम कर लिए तो उसके साथ हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अगर हम मेरा मन नहीं है तो अपने घर में विरोध करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, बात खत्म हो गया। अब देखो मान लो तू मेरा दोस्त है, सपोज करो कोई एक बंदा मेरा दोस्त है, ससुरा इतना बहुत अच्छा दोस्त है, तुमको अपने घर में शरण दिए हैं और तू हमरे बीबी से शादी कर दे, वाह ऐसा होना चाहिए। बेटी स्मृति ईरानी वही काम की है, अपने सबसे अच्छी दोस्त की पति से शादी कर दी है, जुबिन ईरानी जिसका नाम है। सोचिए ऐसा ही सब तो आदमी है। छोड़ो फॉरगेट, हम लोग आते हैं मजा आता है। अरे गधा किसी दिन देखो खबरों पे आईटी का छापा पड़ेगा का देशद्रोही घोषित करवाएगा तुम लोग। देखो पीएम को क्या होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का सदस्य होना चाहिए जब वो पीएम नियुक्त किए जाते हैं तब। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसा भी आती है, जैसे एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। एचडी देवगौड़ा क्या बने थे? प्रधानमंत्री, ठीक ना। मनमोहन सिंह पहले टर्म में, मनमोहन सिंह यूपीए की जब सरकार बनी थी उस समय जब सरकार प्रधानमंत्री बने थे तो एचडी देवगौड़ा ना तो राज्यसभा के सदस्य थे बेटा और ना ही उसके बाद भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर आप ना लोकसभा के सदस्य हैं ना राज्यसभा के, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते 6 महीना के अंदर। कितने महीना के अंदर? 6 माह के अंदर इन दोनों सदनों में से किसी सदन की सदस्यता लेना आपके लिए अनिवार्य है। कितने दिन के अंदर? 6 महीना के अंदर। या तो आप लोकसभा के सदस्य से निर्वाचित होकर जाइए या राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित होकर के जाइए। 6 माह के अंदर आपको इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा आपको अपना पीएम पद खाली करना पड़ जाए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? यस सर। अब पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को किस सदन का सदस्य होना चाहिए? या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। अगर नहीं हुआ तो कितने दिन के अंदर? कितने दिन के अंदर? कितने दिन? या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। समझ में गया? आगे समझ में? यस सर। एचडी देवगौड़ा के केस में यही था। एचडी देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे उस समय वह ना तो लोकसभा के सदस्य थे ना ही राज्यसभा, वह कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। तो सबसे पहले कर्नाटक विधानसभा के सदस्य से इस्तीफा दिए, प्रधानमंत्री बने और 6 महीना के बाद शायद राज्यसभा से होकर के प्रधानमंत्री के पद पे ऐसे चले गए थे, राज्यसभा की सदस्य ग्रहण। मनमोहन सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब पहली बार बने थे प्रधानमंत्री यूपीए 1 में, तो वह राज्यसभा के क्या बने थे? सदस्य, तो प्रधानमंत्री बन गया। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? अरे हुआ क्लियर? कितने माह के अंदर? 6 महीना। कितने माह? 6। याद हुआ ना? ठीक है। यह था राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। याद हुआ? यस सर। याद हुआ? यस सर। चलो अब दूसरा देख। अभी दिक्कत नहीं ना, पढ़ सकते हो ना? यस सर। 12 बजे। चिलवा बड़ी चालाक है। चिलवा जानता है क्या करता है? खा के आता? नहीं, खा के नहीं आता। अब अकेले पढ़ता है यहाँ के और इसकी ये तो नोट सूट से इसकी बहन भी पढ़ती है। हाँ, चालू था। हाँ, उसकी बहन भी पढ़ती है। कल बोल रहा है वो अपनी बहन से मांग रहा था कुछ नोट्स वगैरह, तो हमको लग गया कि ओ ये तो एक पंथ दो काज कर रहा है। करना भी चाहिए, करना चाहिए। ऑनलाइन से टाइम बदल नहीं नहीं ठीक है, डेवलप करने का सबका अलग जरिया है। नहीं, बहुत खुशी मिली कि कम से कम अपनी बहन को पढ़ा तो रहा है, वरना लोग कहाँ पढ़ा रहे हैं आजकल बच्चियों को। एक तो देखो बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, मौका भी मिलता है तो कुछ ऐसे जाहिल से लोग हैं जो बच्चियों को नीचा दिखाते हैं। यार जब अपनी तुम माँ, जब किसी की बेटी बहन की इज्जत नहीं करो तो क्या गारंटी है तुम अपनी माँ बहन का इज्जत किया होगा? एकदम सस्पेंस है हमको। वैसे वैसे लोगों पे हमको एकदम सीधा डाउट रहता है जो किसी दूसरे बच्ची की इज्जत नहीं करते हैं, वह क्या गारंटी है कि अपने माँ बहन की इज्जत करते होंगे? मेरी माँ ने तो ऐसा नहीं सिखाया। मेरी माँ ने यही बचपन से सिखाया है कि क्या वो बच्ची किसी भी रूप में हो, वह माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बीवी के रूप में आए, या किसी की बहन बेटी या बीवी हो,
तुम उसको इज्जत दो। महिलाएं इज्जत की भूखी होती हैं, उनका कुछ भी रवैया हो पर हम उनको इज्जत से ही बोलेंगे। ऐसा सुनो, किसी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए। मतलब क्या है, अगर इतना ही आप बहुत काबिल होते तो ऊपर वाला पुरुषों को जन्म देने की शक्ति प्रदान करता ना, महिलाओं को जन्म देने की शक्ति प्रदान क्यों किया है? इस पृथ्वी की जननी महिलाओं को बोला जाता है। क्यों क्यों बोला जाता है? आपको पता है, आपका एक हड्डी टूट जाता है तो आप कितना मम्मी टूट गलो मम्मी, है ना, मम्मी पापा और दादा सब याद कर लेगा। कहीं तो दादा मरल थे, कहीं परदादा मरल थे, सब याद आ गया। एक बच्चा को डिलीवर करने में जानते हो कितने हड्डियों के, टूटे हुए हड्डियों के दर्द के बराबर दर्द होता है? 306 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द महसूस करती महिलाएं एक बच्चा को डिलीवर करने में। अगर मेरी माँ हमको डिलीवर की है तो वह 306 हड्डियों के टूटने के दर्द के बराबर दर्द महसूस की। दर्द सहने की सबसे ज्यादा क्षमता महिलाओं में होता है, इसलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन, महिलाओं का इज्जत हमेशा करें। समझे? ये सब नहीं यार, चंद रुपयों के लिए किसी महिला को, किसी लड़की को विजित नहीं करना चाहिए। कितने पैसे आएंगे कितने जाएंगे यार, लाइफ में बहुत चीज मिलता है, बहुत चीज जाता है। इज्जत और सम्मान होना चाहिए सबके प्रति। चलो देखो, अब देखो आयोगों का गठन, इसमें कार्यपालिका शक्ति में दूसरा क्या हो जाता है? आयोगों का गठन, आयोगों का गठन। ठीक है बेटा, देख बाबू हला मत कर। राष्ट्रपति कुछ आयोगों का गठन करता है। राष्ट्रपति के पास ऐसी संवैधानिक शक्ति होती है कि वह कुछ आयोग का गठन करे। जैसे पहला कौन सा आयोग? वित्त आयोग। कौन सा? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन करना हुआ तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। दूसरा बोलो, यूपीएससी। कौन? यूपीएससी। दूसरा यूपीएससी। तीसरा देखो, तीसरा लिखा थे संयुक्त लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, इसका मतलब समझो क्या? पहले लोक सेवा आयोग समझो, यूपीएससी अलग है और लोक सेवा आयोग अलग है। यूपीएससी का मतलब था संघ लोक सेवा आयोग, इस संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग लिखा है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग मतलब बीपीएससी। क्या होता है? बीपीएससी। जेपीएससी स्टेट पीसीएस। क्या होता है? स्टेट। पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो राज्यों को मिला करके, जैसे बिहार झारखंड कभी एक ही थे ना, तो हो भी सकता है कि मान लो कि झारखंड वाला जेपीएससी अच्छा से परीक्षा नहीं ले पाता है, ठीक है, एक परीक्षा लेने में 55 साल लगा देता है। तो अगर ऐसा राष्ट्रपति को लगे कि वहाँ के बच्चों को नुकसान हो रहा है तो राष्ट्रपति ऐसा प्रावधान कर सकते हैं कि बिहार और झारखंड दोनों के लिए संयुक्त रूप से एक आयोग का गठन कर देंगे, बीजेपीएससी या बीजेपीएसई, बिहार झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ऐसा समझना, ऐसा राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। समझ में आ गया? संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग क्या होता है? मतलब दो राज्यों का एक ही लोक सेवा आयोग हो और दोनों राज्यों के लिए वैकेंसी का मतलब सारा कार्यक्रम कर दे, नियुक्ति का प्रावधान सब कर दे। ठीक है ना? तो पहला क्या था? वित्त आयोग। क्या था? वित्त आयोग। दूसरा यूपीएससी। दूसरा यूपीएससी। तीसरा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। चौथा जल आयोग। देखो जल आयोग में क्या होता है? जल आयोग, सुन, कभी कावेरी जल विवाद पढ़े हो? कावेरी जल विवाद दो राज्यों के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, कौन सा? कावेरी जल विवाद। समझ में ना? तो देखो होता क्या ना कि अगर दो राज्यों के बीच में जल विवाद है, जैसे मान लो अगर नेपाल देश नहीं होता, नेपाल राज्य होता है, तो हमेशा बिहार के साथ विवाद में रहता है। यस सर। ताकि कोसी में पानी छोड़ दे हमारा कौन? नेपाल। और उसी पानी से उत्तरी बिहार डूबने वाला कहाँ? नेपाल के पानी से। कोसी के पानी से नहीं उत्तरी बिहार तबाह हो जाता है। अगर नेपाल के पास अच्छा खासा रिजर्वायर होता है, अच्छा खासा डैम होता है उस पानी को स्टॉक करने के लिए, तो उत्तरी बिहार तबाह होता नहीं होता। अगर हमारा उत्तरी बिहार नहीं तबाह हो तब बहुत बिहार का पैसा उधर बर्बाद होता है बाबू। बिहार का मतलब समझो कि 30 से 40% पैसा उत्तरी बिहार में बर्बाद होता है बाढ़ को अति करने में। मतलब साल भर सरकार संभालती है, अब एक महीना में धर के चल जा परशुरामपुर। समझ में? बहुत बर्बादी होता है उत्तरी बिहार में, बहुत बर्बादी होता है। तो अगर दो राज्यों के बीच में कभी जल विवाद हो जाए पानी को लेकर के, या हो सकता है कि कोई नदी से पानी निकलना हो तो उसको पानी कम दे रहा है, हमको पानी ज्यादा दे रहा है, या हमको ज्यादा दे रहा है उसको कम दे रहा है। अगर दो राज्यों के बीच में कभी भी जल विवाद हो जाए, क्या हो गया? जल विवाद। तो उस जल विवाद को सुलझाने के लिए जल आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, पांचवा में क्या लिखवाए थे? कौन सा? राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग। अगर भाषा पे कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उस विवाद को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन कर सकते। इतना लिखवाए थे ना? क्यों लिखवाए थे? और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग। भाषाई अल्पसंख्यक आयोग वही भाषा से संबंधित है, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग। ठीक ना? देखो इसका मतलब क्या होता है सब लोग। वित्त आयोग मतलब फाइनेंस विभाग होता है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की अलग अलग होती है। ठीक है ना? इसका हटा
यूपीएससी समझ रहे हो, जैसे IAS IPS बनते हैं, Yes, sir. ठीक ना। संयुक्त राज्य लोकसभा आयोग समझ ले, जैसे बीपीएससी और जेपीएससी को मिलाकर के एक बना दिया जाए, बीपीएससी या यूपीपीसीएस को मिलाकर के एक बना दिया जाए, ठीक ना। राष्ट्रपति के पास ऐसी अथॉरिटी होती है। जल आयोग, अगर दो राज्यों के बीच में किसी नदी पे विवाद हो गया, किसी पानी को लेकर के विवाद हो गया, ठीक ना, तो यहाँ पे राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो जल आयोग की गठन करे और उस विवाद को सुलझा दे, ठीक है ना। आराम से सुलझा देंगे कि आपको इतना % मिलेगा, आपको इतना % मिलेगा, मुद्दा खत्म। राजभाषा आयोग, मान लो किसी भाषा, मान लो कि कोई राज्य चाहती, मान लो हम लोग चाहते हैं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, चाहते हैं ना, डिमांड उठा ना कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। अब गधा ऐसा भाकुर भाकुर सिंगर रहेगा तो भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में डाला जाए, ऐसा बेहुदा एकदम एकदम कुत्ता लोग है, उस सबका कोई निशाना ही नहीं है, एकदम जो पागल कुत्ता होता है ना, वही पागल कुत्ता है सब, जो मुंह में आता है वही गा देता है। ससुरा उसको पता भी नहीं है कि हम क्या गा रहे हैं, पढ़ा लिखा नहीं, सब जाहिल है, मुश्किल से भी ग्रेजुएशन नहीं किया होगा सब। अरे सब जितना भोजपुरी सिंगर है जाहिल है, एक नंबर का निठल्ला जाहिल है, ऐसा है ना, पूरा निठल्ला जाहिल। चिंता नहीं करो, किसी के पास मैट्रिक इंटर का भी डिग्री नहीं होगा। अरे किसी को सारे गाँव में दे दो, हारमोनियम पर शायद बजा पाए मुश्किल से, मतलब ऐसी जो मन में आएगा दिया, ठीक ना। तो अब बताओ, यदि राज्य भाषा, मान लो किसी राज्य स्तरीय भाषा को 8वीं अनुसूची में डालना हो तो उसको डाला जाता है, राज्य भाषा आयोग की गठन की जाती है, ठीक ना। उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाता है, तब जाके उसको डाला जाता है। तो किसके पास अधिकार है? राष्ट्रपति। राज्य भाषा आयोग का गठन करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति। भाषाई अल्पसंख्यक समूह, ठीक ना। भाषाई अल्पसंख्यक, देखो मान लो कोई भी ऐसी भाषा है जो अब लुप्त होने वाली है, क्या होने वाली है? लुप्त होने वाली है। तो उसको बचाने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग बनाएंगे और जितने भी लोग बचे हुए हैं, मान लो उस भाषा को बोलने वाले 10,000 लोग बचे होंगे या 5,000 लोग बचे होंगे, उनसे पहले उस भाषा को संरक्षित कराया जाएगा और उस भाषा को एक आयोग बना करके उस भाषा में शिक्षित किया जाएगा और लोगों को कि वह भाषा बची रहे। सुनो ना, तो ये सब अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। इतना ही रहने दीजिए, इसके बाद कल आपको आगे लिखवा भी देंगे।